question. So first of all, we will start with the assertion reason. In an assertion reason, these are the direction. Now start with the question number 1. Assertion. Molarity of a solution in liquid state changes with temperature. So for this, we should know the definition or the formula of molarity. So what is the formula of molarity? Molarity is number of moles of solute divided by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की. वॉल्यूम क्या है सॉल्यूशन का, एंड देयर इज अ कंडीशन दैट शुड बी इन लीटर. सो अब इस हमारे फॉर्मूले से क्या रिलेशन है, क्योंकि देखो अगर हम बात करें टेम्परेचर की, सो टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस. हाउ? बिकॉज वॉल्यूम में क्या होता है, हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. जो टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वीक होने लग जाता है. तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने लग जाएगा, सो दे आर गोइंग टू ऑक्यूपाई मोर स्पेस. क्लियर? दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होने से वॉल्यूम में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है. तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी इसमें वॉल्यूम टर्म है. तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सो वॉल्यूम विल चेंज, एंड इफ वॉल्यूम विल चेंज देन मोलारिटी विल ऑब्वियसली चेंजेस. दैट्स वाई द रीजन इज द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर. मोलारिटी इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है. दैट मीन्स असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, and the reason is the correct explanation for the assertion. That means the answer is option number A. Clear? Okay, so in this video I added some assertion reasons, some questions of case studies, and some questions of normally multiple choice questions. Okay, so if you like this session, please like, comment, share and subscribe so that I can make a new videos or new chapters related to this, क्योंकि ये हमारे बोर्ड का पैटर्न है. Clear? So, and also one more thing, that I will add this PDF into the Telegram channel of mine. So that Telegram channel I'm going to add in the description below. Clear? Now the second question is assertion. If a liquid solute more volatile than the solvent is added to the solvent, the vapor pressure of the solution may increase, that is PS is greater than P0. See, यहाँ पे अगर पहले हम language समझेंगे क्वेश्चन की, that is very important. If a liquid solute is more volatile, okay, देखो अब हमारे पास सबसे पहले हमें वॉलेटाइल का मतलब पता होना चाहिए. वॉलेटाइल कौन होते हैं? जो इजीली वेपर में चेंज हो जाते हैं. इजीली चेंजेस टू वेपर, और वी कैन से जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है. जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है. नाउ अब क्या होगा, एक हमारे पास यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो इंक्रीज हो जाएगा. दैट मीन्स अगर मैं एक नॉर्मल वाटर लेती हूँ, ठीक है, ये वाटर है, ये इसको हम बोलेंगे प्योर, ठीक है, ये प्योर वाटर है, दैट मीन्स ये प्योर सॉल्वेंट है. अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसे टेम्परेचर देंगे तो इसके वेपर्स बनने शुरू होंगे ऊपर. एज वी नो दैट एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर्स फॉर्म हो जाएंगे. तो यहाँ पे ये जो वेपर प्रेशर लगाएंगे दैट इज P0. नाउ व्हाट गोइंग टू हैपन इज, अब हमने क्या करा है कि यहाँ पे हमने इस वाटर के साथ लेट्स से हमने एक वॉलेटाइल लिक्विड डाल दिया है. हम एग्जामिन कर सकते हैं कि दैट वी एडेड अल्कोहल. ठीक है, तो अल्कोहल क्या होता है, वॉलेटाइल होता है, इजीली वेपर में चेंज हो जाता है. इनफैक्ट इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर से भी कम होता है. दैट मीन्स जब मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कराऊंगी तो वाटर के वेपर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में हमें यहाँ पे अल्कोहल के वेपर्स भी मिलेंगे, क्योंकि अल्कोहल भी वॉलेटाइल है. 100 डिग्री सेल्सियस पे इसके भी अपने वेपर्स देना शुरू कर देगा. इनफैक्ट ये 100 डिग्री सेल्सियस से पहले अराउंड 78-75 पे ही देना शुरू कर देता है. दैट मीन्स ये क्या है हमारे पास सॉल्यूशन. तो यहाँ पे इसका जो वेपर प्रेशर है दैट इज PS. तो अगर आप देखोगे तो सेम टेम्परेचर पे जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो ज़्यादा वेपर्स दे रहा है, दैट मीन्स ज़्यादा वेपर प्रेशर दे रहा है. सो दैट इज ट्रू. इन्होंने यही तो बोला है कि अगर हम सॉल्यूट डालेंगे दैट इज वॉलेटाइल इन दी सॉल्वेंट, तो जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू P0. P0 हमेशा जो नॉट होता है वो हमेशा प्योर को इंडिकेट करता है. क्लियर? दैट मीन्स असर्शन इज ट्रू. Reason is in the presence of more volatile liquid solute, only solute will form the vapors and the solvent will not. ऐसे नहीं होगा, vapors तो water भी form करेंगे. ऐसा किसने बोल दिया कि सिर्फ solute ही vapor form करेंगे? That means reason is wrong. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, assertion is true but the reason is false. Assertion is true but the reason is false. Clear? Now move to third question. The third question is, when a methyl alcohol is added to water, boiling point of water increases. See, मिथाइल अल्कोहल दैट मीन्स दिस इज अल्कोहल, और अल्कोहल क्या होता है हमारे पास, वॉलेटाइल होता है. तो जब हम वॉलेटाइल में हम वाटर में हम वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कराएंगे तो क्या बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इंक्रीज हो जाएगा? ये तो हमने यहीं पे देखा हुआ है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. देखो आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है
कि हमारे पास दो तरह के सॉल्यूट हो सकते हैं, एक होता है नॉन वॉलेटाइल एंड नंबर इज वॉलेटाइल। दो हमारे पास सॉल्यूट हो सकते हैं, नंबर वन इज वॉलेटाइल एंड नंबर टू इज नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल क्या करते हैं, वेपर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, इजीली वेपर में चेंज हो जाते हैं, और इजीली वेपर में चेंज हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे। बट जो नॉन वॉलेटाइल होते हैं ये वेपर में चेंज नहीं होते हैं, ये क्या करते हैं, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ठीक है। और यहाँ पे ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो ये वाटर के पार्टिकल्स को टाइटली बाइंड अप करके रहते हैं, जिससे जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स वाटर जो है इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाते। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आप प्योर वाटर, आप एक पैन में वाटर बॉईल कर रहे हो और एक पैन में चाय बना रहे हो, टी प्रिपेयर कर रहे हो, तो टी को बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज आपने उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाले हैं, जैसे शुगर हो गया, टी लीव्स हो गए, तो ये नॉन वॉलेटाइल्स हैं, तो ये वेपर में चेंज नहीं होंगे और वाटर के जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। बट यहीं पे अगर हम बात करेंगे वॉलेटाइल लिक्विड की, तो ये इटसेल्फ वेपर में चेंज हो जाएंगे और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को कोई भी चेंज नहीं करेंगे। दैट मीन्स वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस ही बॉयल होगा, इसमें कोई भी एलिवेशन नहीं आएगा। तो हमारे पास जो असर्शन हो जाएगा दैट इज रॉन्ग। When a volatile solute is added to a volatile solvent, elevation in boiling point is observed. So बिल्कुल भी नहीं, boiling point में elevation observe नहीं होता है। That means assertion is false and reason is also false. Okay. Now move to next question, that is question number 4 is assertion. When NaCl is added to water, a depression in freezing point is observed. See, NaCl क्या होता है, हमारे पास सॉल्ट है जो कि एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। सॉल्ट कभी भी वेपर में चेंज इजीली नहीं होता है, इसके लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। तो ये नॉन वॉलेटाइल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच चेंजेस विच विद द एडिशन ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जितने हम नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डालेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। मतलब वो सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। जैसे अगर हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट में कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा रहे हैं, तो हमारे पास उसकी जो वेपर प्रेशर है वो लोअर हो जाते हैं, ठीक है। तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाता है। कैसे हो जाता है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि हमने अभी देखा है कि जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो क्या करता है, वाटर को बाइंड अप कर देता है और उसको इजीली वेपर में चेंज होने नहीं देता है। तो अगर वो उसको इजीली वेपर में चेंज होने नहीं देगा तो उसके वेपर्स जो है कम फॉर्म होंगे, जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। दैट मीन्स प्योर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन इन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर। नाउ द सेकेंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जब वेपर प्रेशर कम बनेंगे दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ जाता है, एलिवेशन आ जाता है, जिसको हम टी नॉट एफ और टी एफ से डिनोट करते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी टी एफ नहीं, टी एफ तो बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट होगा, टी बी से डिनोट करते हैं, जिसमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। नाउ द थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसका डायरेक्ट लिंक वेपर प्रेशर से होता है। जब हमारे पास ये एक वाटर है और ये ज़्यादा वेपर्स बना रहा है और एक ये सॉल्यूशन है और ये कम वेपर्स बना रहा है, तो इसको फ्रीज करना आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स जो एक दूसरे से क्लोज होंगे। यहाँ पे फ्रीज करना थोड़ा मुश्किल होगा। दैट मीन्स सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन जो है अगर नॉन वॉलेटाइल के कॉन्टैक्ट में है तो वो ईजिली फ्रीज हो जाता है। क्लियर। और फोर्थ हमारे पास होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अगर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, सो आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। क्योंकि आपके बोर्ड्स अब बहुत कम टाइम है आपके बोर्ड्स के लिए, तो प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भी कर सकते हैं। नाउ द असर्शन रीजन का ये फिफ्थ लास्ट, अच्छा ठीक है, हमने ये क्लियर कंप्लीट नहीं करा है। तो ये बात तो सही है कि NaCl के ऐड कराने से फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाता है, और ये भी सही है द लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कॉजेज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दैट इज वी आर ऑलरेडी डिस्कस। दैट मीन्स इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ द assertion is when a solution is separated from the pure solvent, when a solution is separated from the pure solvent by a semi-permeable membrane, the solvent molecule passes through it from a pure solvent side to the solution side. See, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, दिस इज ऑस्मोसिस।
इसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हमारे पास दो कंटेनर हैं जिन्हें हमने अटैच कर दिया है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्योर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट होता है, लेट्स से वाटर है ये। और यहाँ पे हमारे पास वाटर के साथ साथ हमारे पास एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी होता है। ठीक है, दैट मीन्स ये हमारे पास क्या है, दिस इज आवर सॉल्यूशन। अब होता क्या है कि आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे हमारे पास वी हैव टू बीकर्स और एक में हमारे पास कंसनट्रेटेड HCl है। कंसनट्रेटेड HCl में क्या होता है, सिर्फ HCl होता है। और ये हमारे पास डाइल्यूट HCl है। दैट मीन्स हमने क्या करा है, HCl में हमने क्या ऐड करा दिया है, वाटर ऐड करा दिया। अब देखिए वाटर के ऐड कराने से क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, हम इसे डाइल्यूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे HCl का मास उतना ही है और यहाँ पे मतलब मास या मोल्स कुछ भी ले लीजिए सेम है। हमने HCl तो कोई चेंज नहीं किया, बस हमने एडिशन वाटर ऐड कराया। तो अगर हम बात करते हैं लेट्स से डेंसिटी की, तो डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास तो सेम है, वॉल्यूम के इंक्रीज होने से डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और डेंसिटी को हम बोल सकते हैं डेंसर और डेंसर को हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं और यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू दी वॉल्यूम कम है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ने से हमें पार्टिकल्स कम लगेंगे ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि लेट्स से वी हैव टू रूम्स, एक इतना है और एक इतना बड़ा है। अगर हम यहाँ पे 10 या फिर हम बोले 5 स्टूडेंट्स को रखेंगे और यहाँ पे हम 5 स्टूडेंट्स को रखेंगे, तो स्टूडेंट्स तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम है, बट वॉल्यूम के चेंज होने से हम यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पे जो है कंसेंट्रेशन ऑफ द स्टूडेंट्स वो ज़्यादा है, तो वॉल्यूम के चेंज होने से कंसेंट्रेशन में चेंज आया। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन क्या है, कम है। अब ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये इसकी जो मतलब हम बोल सकते हैं ये इनके जो पोर्स हैं वो इतने स्मॉल है कि सिर्फ सॉल्वेंट जो है वो पास हो सकता है। और कोई भी जो फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, जो भी फ्लो होता है वो हाई टू लो होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू ऑस्मोसिस जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है वो प्योर सॉल्वेंट से किस साइड मूव करने लग जाते हैं, टूवर्ड्स दी सॉल्यूशन जो है वो मूव करने लग जाते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस बोला जाता है। ठीक है, तो assertion is true. Reason is diffusion of solvent occur from a region of high concentration to the lower concentration. ठीक है, देखो ऑस्मोसिस में वी आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड्स, बट इन डिफ्यूजन वी टॉक अबाउट द गैसेस, बट द concepts आर सेम, बट दीज आर टू डेफिनेशन, दे डोंट हैव एनी लिंक विद ईच अदर। ठीक है, तो वी कैन से assertion is true, reason is true, but reason is not the correct explanation for the assertion. That means answer number B. Is that clear? नाउ मूव टू केस स्टडीज। ठीक है, तो आपके पास पोर्शन ऐसे भी आएगा जिसमें केस स्टडीज आएंगे इन विच वी हैव अ पैराग्राफ और फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग एक्वस AI, that is potassium iodide, which is turned out to be 20% weight by weight. The density of potassium iodide is 1.202 gram per ml. What is the molality of the solution or the mole fraction of the solute? Okay, so यहाँ पे हमें mole fraction, molality and mole fraction को find out करना है। ठीक है, so let's start. Okay, so first of all, what is the formula of molality? So the molality is, or which is denoted by small m, is moles of solute divided by mass of solvent, which should be in kg. ठीक है, ये kg में होना चाहिए। नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे मोल्स कैसे निकलेगा। मोल्स सॉल्यूट हमारे पास कौन है, पोटेशियम आयोडाइड। तो मोल्स का अगर हम इसके मोल्स निकालेंगे तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल्स, दैट इज मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, वेट 20% वेट बाई वेट दे रखा है। दैट मीन्स अगर आप ऐसे समझो कि मैंने बोला दैट दिस इज अ बीकर एंड इट हैज़ 20% सॉल्यूट, तो यहाँ पे सॉल्वेंट कितना परसेंट होगा, 80% होगा, क्योंकि सॉल्यूशन कितना है, 100%। तो हम परसेंट को इसमें लिख सकते हैं कि 20 ग्राम है। तो वी कैन से दैट सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट इज 20 ग्राम और पोटेशियम आयोडाइड का जो मोलर मास होता है दैट इज 166। ठीक है, सो आपको बस जब भी हमें परसेंटेज में दिया होता है तो हम इस तरह से उसको ग्राम में मेजर लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे विच आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट विल बी 0.12। ठीक है, तो जो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे दैट विल बी 0.12। हमारे पास मोल्स आ चुके हैं 0.12। अब हमारे पास क्या चाहिए, मास। मास हमारे पास क्या है, 80। तो जब हमारे पास 20 ग्राम है तो ये भी 80 ग्राम होगा। और जब हमारे पास जो क्वेश्चन होता है वो
ग्राम में होता है तो हम क्या कर देते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स कितने 0.12, वी हैव मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 80, और क्योंकि ये ग्राम में है सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1000। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सो लेट मी कैलकुलेट इज दैट इज 0.12 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 80, सो वी विल गेट 1.5, और जो यूनिट आती है वो स्मॉल m में आती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये रहा 1.5 मोलैलिटी। ठीक है, सो हम इसको ये इसका मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूट का, जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, लेट्स से सॉल्यूट इज बी, तो हम लिखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, तो हमें पता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हमारे पास 0.12 डिवाइडेड बाय 0.12, एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, एक्वा सॉल्यूशन जब भी दिया रहता है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर, और वाटर का हमारे पास मास कितना है 80 और मोलर मास कितना हो 18। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास इसका मोल्स आएगा दैट इज 4.44। ठीक है, तो अब हमें इसे क्या करना है, यहाँ पे इसको डिवाइड करना है, तो 0.12 यहाँ पे आ जाएगा 0.1, ओके दिस इज प्लस, ओके ये मल्टीप्लाई में नहीं है, दिस इज इन प्लस 4.44, तो जो इसको प्लस करेंगे दैट विल बी 0.12 and 4.23. So when we divide it, we will get 0.2 0.028, okay 0.02, that means हमारे पास यही आंसर आ रहा है, that means option number B is the correct option. Now the next question is molarity. Now molarity हमें find out करनी है, तो molarity के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, so molarity is, so I'm going to write it here. So the molarity is moles of solute. Okay, first of all इस molarity में पता है moles of solute होते हैं divided by volume of solution होता है. So we don't have volume, but हमें हमेशा density, अगर हमें volume नहीं given होता ना molarity के लिए, तो हमेशा density given होती है. तो we know what is the formula of density. तो density is mass upon volume. तो हम यहाँ से volume निकाल सकते हैं. तो volume हमारे पास क्या हो जाएगा, mass upon density. हम किसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन का, तो मास भी किसका रखेंगे, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का मास कितना है 100 एंड डेंसिटी इज 1.202। तो जब हम डिवाइड करेंगे 100 को 1.202 से, दैट विल बी 83.19। अब ये किस में आई है, देखो हमारे पास जो डेंसिटी है दैट इज इन मिलीलीटर, दैट मीन्स हमारे पास इसका वॉल्यूम क्या है, मिलीलीटर। ठीक है, सो व्हाट इज द मोल्स, मोल्स आर 0.12 ऑफ द सॉल्यूट, मोल्स तो वही रहेंगे हमारे पास क्योंकि क्वेश्चन सेम ही चल रहा है। 83.19 दैट इज वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम ml में है तो वी विल मल्टीप्लाइड इट विथ 1000, तो 0.12 मल्टीप्लाई बाय 1000, 0.12 मल्टीप्लाई बाय 1000 divided by 83.19, this will give us 1.44। यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 1.44 मोलैरिटी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द केस स्टडी का ही सेम क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें बताना है विच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही करा था असर्शन रीजन का, कौन सा होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलैरिटी। क्योंकि इफ इट अबाउट मोलैलिटी, तो मोलैलिटी में हमारे पास क्या आता है, मास, और मास जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। मास परसेंटेज में भी हमारे पास मास आता है, मोल फ्रैक्शन में हमारे पास मोल्स आते हैं, जिसमें मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो इनमें से कोई भी टर्म जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ कौन करती है, मोलैरिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या आता है, वॉल्यूम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। देखो यहाँ पे हमें बोला है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की टर्म्स में बताना है। देखो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारे पास, अगर मैं बात करूँ मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट विल बी इन लीटर। ओके, अगर हम बात करते हैं मोलैलिटी की, दैट इज सेम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज इन केजी। ठीक है, तो अगर मैं मोलैरिटी लिखूँ तो मोलैरिटी मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूँ n मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन, ये लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1000 ml सॉल्यूशन। क्लियर, अगर मेरे पास मोलैलिटी है तो मैं लिख सकती हूँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स, n मोल्स ऑफ सॉल्यूट
इन 1 kg सॉल्वेंट, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ 1000 ग्राम सॉल्वेंट। क्लियर। अब आपने देखा होगा जो कभी कभी हम क्या करते हैं, लीटर की जगह हम केजी ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मुझे इन यूनिट को सेम करना है तो मैं इसको क्या लिख रही हूँ, मैं इसको लीटर लिख रही हूँ। ठीक है, ऐसा कोई चेंज नहीं होगा, लीटर लिख सकते हैं हम इसे, तो इसको मैंने क्या कर दिया, एम। ठीक है, फॉर वाटर के लिए अगर हम बात करें। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम जब बोलते हैं तो हम 1 लीटर को 1 kg बोल देते हैं, क्योंकि 1 लीटर 1 kg अप्रॉक्स सेम ही होता है। तो हमने इसे यूनिट को सेम करने के लिए हमने उसे क्या कर दिया है, लीटर कर दिया, दैट इज केजी को हमने लीटर कर दिया। अब देखो, अगर हम बात करें कि कंसंट्रेशन कब ज़्यादा होगी, अगर मैं बोलूँ आपसे कि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ HCl है, प्योर HCl, और अब मैंने क्या करा है, HCl में मैंने 1 लीटर वाटर डाला है, दैट मीन्स मैंने इसे डाइल्यूट करा है। और यहाँ पे मैंने HCl में 2 लीटर वाटर डाला, इसको डाइल्यूट करा, तो कौन ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, 2 लीटर वाला। मतलब वॉल्यूम के बढ़ने से HCl की कंसंट्रेशन क्या लगेगी, हमें कम लगेगी, दैट मीन्स हम बोलेंगे वो डाइल्यूट हो गया। ठीक है, मतलब जो हमारे पास जो हमने सॉल्यूशन है, अगर उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो जो HCl की कंसंट्रेशन है वो कम लगेगी। आप देखो यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करें, यहाँ पे सॉल्वेंट की बात करें, तो पहले हम दोनों टर्म्स को सेम कर लेते हैं। यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन है, यहाँ पे 1 लीटर सॉल्वेंट है। अब देखो, अगर सॉल्यूशन 1 लीटर है तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा वो 1 लीटर से तो कम होगा ना, 1 माइनस सॉल्यूट होगा। जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, 1 लीटर से कम ही तो होगा, क्योंकि जब सॉल्यूशन 1 लीटर है तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो 1 लीटर माइनस सॉल्यूट है, थोड़ा सा कम, सॉल्यूट जितना भी होगा उससे, तो 1 लीटर में माइनस कर देंगे तो अप्रॉक्स हमारे पास 1 लीटर से तो कम ही आएगा सॉल्वेंट, और यहाँ पे सॉल्वेंट 1 लीटर है। तो सॉल्वेंट कहाँ पे ज़्यादा है, इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो इसमें जब सॉल्वेंट ज़्यादा है तो कंसेंट्रेशन ऑफ मोल्स हमें क्या लगेगी, कम लगेगी। इसमें सॉल्वेंट एज कम्पेयर टू दिस वन कम है, तो हमारे पास कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा लगेगी। तो कंसंट्रेशन की टर्म्स में 1 मोलैरिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू 1 मोलैरिटी, क्योंकि 1 मोलैरिटी की जो कंसंट्रेशन है वो क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। नाउ द सेकंड इज नॉर्मल MCQ क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज अ प्लांट सेल श्रिंक व्हेन इट इज कैप्ड इन अ, देखो श्रिंक कब होता है, हमारे पास 3 टाइप्स के हम बोल सकते हैं सोल्यूशन होते हैं। वन इज आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वी हैव। नाउ व्हाट गोइंग टू हैपन इज आइसोटोनिक में देखो, ये एक सेल, ये है यहाँ पे मैंने कुछ ये सेल रखा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, इनसाइड एंड आउटसाइड जो कंसेंट्रेशन होती है वाटर की वो सेम होती है। मतलब वाटर ना अंदर, मतलब जितना वाटर बाहर की तरफ जा रहा है उतना ही वाटर इनसाइड दी सेल जाएगा, मतलब आइसोटोनिक मतलब नो फ्लो। सेम, आइसो मतलब ही सेम होता है। ठीक है, तो वाटर की कंसेंट्रेशन दोनों तरफ सेम रहेगी, तो वो जैसा उसका साइज है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट हाइपोटोनिक, तो हाइपोटोनिक में क्या होता है कि बाहर अगर हम बोले तो अंदर की तरफ हम बोल सकते हैं कि जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है ना, हाइपोटोनिक में क्या होता है, हम ये बोल सकते हैं कि जो वाटर है वो इनसाइड दी सेल मूव कर, ठीक है, इनसाइड दी सेल जाता है। और हाइपरटोनिक में क्या होता है, जो हमारे पास वाटर है वो आउटसाइड दी सेल जाता है, वाटर का ट्रांसफर इस तरह से होता है। ठीक है, तो जब सेल के अंदर से वाटर सारा बाहर निकल जाएगा तो ये सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे यही पूछा है कि जो प्लांट सेल है वो श्रिंक कब होगा, जब हमारे पास सॉल्यूशन कैसा होगा, हाइपरटोनिक होगा। क्लियर। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ट्रिक है, जब हम गुस्सा होते हैं तो हम सारा गुस्सा क्या निकालते हैं, बाहर निकालते थे, क्योंकि हम हाइपर हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी वो सारा वाटर क्या हो जाता है, आउटसाइड दी सेल चला जाता है, तो क्या चीज़ हो जाती है, श्रिंक हो जाता है सेल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, देखो हमारे पास जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसका हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज P naught minus PS, vapor pressure of pure solvent minus vapor pressure of the solution divided by pure vapor pressure mole fraction of the solute। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसमें हम इस पूरे को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जैसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को क्या मैं लिख सकती हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्वेंट की बात नहीं चलती है, यहाँ पे अपॉन में सॉल्यूशन होता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। The next question is the law which indicates the relationship between solubility of gas in liquid. Okay, first of all, we have discussed, or you already know that we have two types of, we can say, laws, that is Rawls law and Henry's law. Rawls law is liquid in liquid and the Henry's law is gas in liquid. ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, Henry's law. Next question is 3 moles of P and 2 moles of Q are mixed. What will be the total vapor pressure of the solution if the partial pressures are 80 and 60 torr? देखिए, तो हमारे पास ये होता है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन सॉल्व होता है ये रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि रॉल्स लॉ में हमारे पास 2 लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास रॉल्स लॉ क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड होता है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर हम फर्स्ट लिक्विड की बात करते हैं, मैंने बोल दिया ये P1 है, और कंडीशन होती है दोनों ही क्या होते हैं, वॉलेटाइल। ठीक है, दोनों ही वेपर में चेंज होंगे। सो व्हाट इज द कंडीशन इज P1 इज इक्वल्स टू होता है P01x1। जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर है, देखो हमारे पास क्या होता है कि ये मान लो ये यहाँ पे ये फर्स्ट लिक्विड है, ये अपनी प्योर फॉर्म में है, और यहाँ पे ये जो फर्स्ट लिक्विड है ये सेकेंड लिक्विड के साथ है, दैट मीन्स यहाँ पे ये क्या है, सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पे जो ये जो लिक्विड है ये प्रेशर लगा रहा है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, और यहाँ पे जो ये लिक्विड प्रेशर लगा रहा है दैट इज P0, दैट इज प्योर वेपर प्रेशर, वो जब अपनी प्योर फॉर्म में था। तो P1 जब वो सॉल्यूशन के साथ था, P0 जब वो अपनी प्योर फॉर्म में था, और x1 उसका मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, ऐसे P2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P0 टू x2। तो ये P1 P2 हमारे पास क्या होते हैं, पार्शियल प्रेशर होते हैं। तो जो टोटल प्रेशर होता है दैट इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर P1 प्लस P2। हमारे पास जो हो जाएगा वो दैट इज P1 नॉट x1 प्लस P0 टू x2। ओके, सो P01 हमारे पास क्या है, ये हमें बोला गया है कि व्हाट विल बी द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इफ देयर पार्शियल वेपर प्रेशर इज 80 एंड 60। हमें जो है पार्शियल वेपर प्रेशर दे रखे हैं इनके 80 और 60, तो इसको हम बोल सकते हैं ये इसका प्रेशर क्या है, 80। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन तो हमारे पास होते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम 1 की बात करें तो ये हमारे पास, या फिर हम इसको लिख देते हैं P और Q, क्योंकि ये P और Q की फॉर्म। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ क्यू प्लस मोल्स ऑफ पी। मोल्स ऑफ क्यू हमारे पास कितने हैं, मोल्स ऑफ क्यू इज 2। तो पहले हमने, चलो पहले पी निकाल देते हैं, तो ठीक है क्यू ही निकाल दो। क्यू के कितने मोल्स हमारे पास 2, और क्यू 2 प्लस 3, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 2/5। ठीक है, ऐसे अगर हमें मोल्स ऑफ पी निकालना है, दैट इज मोल्स ऑफ पी हमारे पास कितने, 3 प्लस 5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 प्लस 5 प्लस, यहाँ पे हमारे पास P0, दिस इज Q, ये गलत होता है, यहाँ पे ये P आएगा और यहाँ पे ये Q आएंगे। ठीक है, तो P0 हमारे पास कितना है 60 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Q कितना हमारे पास 2/5। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे दैट विल बी 1 5 6 7 8, दैट विल बी 18 एंड दैट विल बी 12। ओके, सो व्हेन वी विल सॉल्व इट, so when we solve it we will get 72 torr. So answer will be option number C, that is 72. Now move to second question is the osmotic pressure of the solution can be increased by. तो osmotic pressure हमारे पास क्या होता है, एक qualitative property होती है, and we have already discussed कि जो qualitative properties होती है that depends on the number of solute particles. That means हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा with the increasing number of solute particles जो osmotic pressure है वो क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा। Now the last question is the term homogeneous mixture signifies that. देखो homogeneous में क्या होता है कि हर चीज़ यूनिफॉर्मली मिक्सड हो जाती है, so both the composition and properties are uniformly mixed throughout the solution, that means option number C. So that's all for today. This is all for the solution chapter. Thank you so much. If you want any other chapter questions, so please text below. Okay, comment below, and if you like this, please like, comment, share and subscribe. Thank you so much. Bye bye. Take care.